Hello, Namaste, dear students. I hope you all are doing good. Today, I will teach you Chapter 2 Fundamental Concepts and Terminologies. Okay. In this chapter, you will learn about price and value, goods and services, types of goods, wealth and welfare. In wealth, you will learn about its meaning, characteristics, and types of wealth. Next, welfare. You will also learn about factors of productions, trade cycle, definition of a trade cycle, and phases of a trade cycle. Okay, there are 4 phases of trade cycle: boom, recession, depression, and recovery. In this chapter, what will you learn? As we all know that economics studies the rational behavior of human beings. In the context of rationality, activities conducted are called economic activities. Economic activities means जिसका सीधा संबंध किससे हो? पैसे से हो. ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पैसे से जुड़ी हो, उसे हम किस नाम से जानेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से. एंड in order to begin the study of economics as a science, it is necessary and helpful to get clarity about some frequently used concept and basic terminologies of economics. इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना पड़ता है, तो ये चैप्टर हमें उसी की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो किसके बारे में पढ़ेंगे? तो गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स के बारे में. नंबर 2, concept and difference between price and value, wealth and welfare, and trade cycle. Okay, now price and value. कोई भी चीज हम जब खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या पूछते हैं? MRP, मतलब प्राइस. MRP कब डिसाइड होती है? कोई चीज महंगी या सस्ती कब होती है? उसकी वैल्यू से. ठीक है, तो ये होता है प्राइस एंड वैल्यू. डिटेल में हम समझते हैं. द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू. Price can be understood as the money or amount to be paid to get something, and value implies the utility of worth of the commodity or service for an individual. The amount charged by the seller for a product is known as its price, which includes cost and the profit margin. Value can be understood from 2 viewpoints. नंबर 1 यूज वैल्यू एंड नंबर 2 एक्सचेंज वैल्यू. वैल्यू को समझने से पहले हम प्राइस को समझ लेते हैं. ठीक है, प्राइस क्या है? हर एक चीज की अलग प्राइस है. आप कोई भी चीज लेने जाते हैं, व्हेन यू एंटर इन द मार्केट देयर आर सो मेनी वैरायटीज. ठीक है, अब उन वैरायटीज में सपोज रिसेंट एग्जांपल जो अभी ज्यादा चल रहा है, हम लेते हैं किसका? मोबाइल का. मोबाइल आपको 5000 में भी मिल रहा है, 10,000 में भी मिल रहा है, और 1 लाख से ऊपर भी मिल रहा है. तो ऐसा क्यों है? अब इनकी कंपनीज अलग हैं, हर एक फोन की क्वालिटी अलग है. जैसे उसका सेंसर की हम बात करें या कैमरे की बात करें, तो जब ये चीजें एक दूसरे से अलग पड़ती हैं तो इनके प्राइस में भी क्या आता है? चेंज आता है. ठीक है, तो अब ये चेंज क्यों आ रहा है? तो किसकी वजह से? वैल्यू की वजह से. इन चीजों की वैल्यू अलग है, इसलिए इनका क्या है? प्राइस भी अलग है.
ठीक है, तो किसी भी चीज की प्राइस किसके ऊपर से डिसाइड की जाती है? वैल्यू पे से, और वैल्यू के ऊपर से क्या डिसाइड होता है? प्राइस। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में चलता रहता है कंटिन्यू, प्राइस एंड वैल्यू। अब प्राइस तो हम समझ गए, दूसरा क्या आता है? वैल्यू। वैल्यू को हम दो तरीके से देखते हैं, पहला आता है यूज वैल्यू और दूसरा आता है एक्सचेंज वैल्यू। अब ये है क्या? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यूज वैल्यू। The use value is determined by the usefulness of a commodity to a consumer for her his various needs. यूज वैल्यू कब डिसाइड हो रही है? जब कंज्यूमर के यूजफुलनेस के ऊपर, कि उसे वो कितना यूज करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, फूड, वाटर, सनलाइट एसेट्रा। ठीक है, हैव अ हाई यूज वैल्यू फॉर ऑल दी पीपल। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ह्यूमंस की क्या है? बेसिक नीड्स है। ये तीन चीज हो तो ह्यूमन लाइफ स्पेंड कर सकता है, तो यहाँ पे इनकी यूजफुलनेस कैसी है? ज्यादा है, हाई यूज वैल्यू। ठीक है, बाकी सब चीजों को हम हमें जरूरत होती है, लेकिन प्रायोरिटी में क्या आ रहा है? रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, फूड, वाटर एंड सनलाइट। ओके, तो ये है यूज वैल्यू, उसकी यूजफुलनेस के ऊपर उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। नंबर 2 आता है आपका एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू क्या है? तो व्हेन अ कमोडिटी सर्विस इज exchanged for another commodity service, then the worth of one unit of this commodity is measured in terms of the amount of other commodity which it can exchange for. Such worth is called exchange value. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं तो आप ज्यादा से अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, if 1 kg of wheat exchange for 1 kg of rice, 1 किलो गेहूं को, किसी के पास अगर 1 किलो गेहूं है, वो किससे चेंज कर रहा है? दूसरे व्यक्ति से 1 kg ऑफ राइस। ठीक है, देन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 1 kg wheat is 1 kg ऑफ राइस। यहाँ पे 1 किलो गेहूं का वैल्यू कितना हो गया? 1 किलो राइस के बराबर। अभी हाल के टाइम में तो नहीं, लेकिन पहले की हम बात करें तो पहले एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम में पैसे के बदले में चीज वस्तु को देना, चीज वस्तु के बदले में चीज वस्तु लेना। ठीक है, ये आपके शायद 12th में है चैप्टर बार्टर सिस्टम का। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो अब हम आ जाते हैं वापस एक्सचेंज वैल्यू पे। तो एक्सचेंज वैल्यू क्या है कि 1 किलो गेहूं के बदले में वो एक्सचेंज करके क्या ले रहा है? 1 kg ऑफ राइस। तो यहाँ पे 1 किलो गेहूं की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 1 kg ऑफ राइस के बराबर हो गई। ये होता है एक्सचेंज वैल्यू, जहां हम चीजों को एक्सचेंज करके उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। यूज वैल्यू मतलब उसकी यूजफुलनेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? उसकी वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं प्राइस। प्राइस की डेफिनेशन आपको 1 मार्क में एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज प्राइस? तो इफ अ commodity is exchanged for money, then such monetary exchange value is termed as price. ये याद रखना। ओके ओके, नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो टोटल 5। कितने? 5। गुड्स मतलब आपकी चीज वस्तु है, ओके, जो आप यूज करते हैं। अब इसके टाइप में सबसे पहला जो टाइप है वो है फिजिकल, टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। नंबर 2, नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। नंबर 3,
ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। नंबर 4, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। नंबर 5, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड। अब ये है क्या, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो होता है टेंजिबल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। जैसे आपके पास पेन है, किताब है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब चीज वस्तु आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल गुड्स। नंबर 2 जो है इनटेंजिबल गुड्स। अब ये इनटेंजिबल गुड्स क्या है, तो इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशन, मैं पढ़ा रही हूं और आप सुन रहे हैं, ठीक है। म्यूजिक, म्यूजिक आप सुनते हैं और उसे क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कुकिंग, आप खाना बना रहे हैं, कितना टेस्टी बना है उसे आप रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, एक को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इंटेंजिबल की बात करते हैं तो उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। ऑन द अदर साइड टेंजिबल गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ओके। तो ये टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स, ये ओके। नाउ नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी हम इकोनॉमिक की बात करेंगे, किसकी, इकोनॉमिक की, फिर चाहे वो कुछ भी हो, अगर इकोनॉमिक वर्ड आ रहा है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें क्या आ रहा है, पैसा या रुपया आ रहा है। हम वहाँ पे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक किससे जुड़ा हुआ है, पैसे से, वेल्थ से, ये सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम इकोनॉमिक गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स विच कमांड एन एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट, जिनकी एक्सचेंज वैल्यू है मार्केट में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक गुड्स की जब हम बात करेंगे तो उनकी कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। अब ये नॉन इकोनॉमिक गुड्स में क्या क्या आ जाता है, सनलाइट, एयर एंड सो ऑन। सनलाइट जो हमें मिलती है उसके बदले में हम कोई बिल पे नहीं करते, एयर जो हमें मिल रही है अभी उसके बदले में हम कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप हॉस्पिटल में जाके आपको ऑक्सीजन लेना पड़े तो वो इकोनॉमिक हो जाएगा, लेकिन अभी आप रह रहे हैं और ये सब आपको नेचर से मिला हुआ है तो ये आपको फ्री में मिल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक गुड्स में। ऑन दी अदर साइड इकोनॉमिक गुड्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था, पेन, पेंसिल, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब अगर आप लेते हैं तो ये सब क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक में पैसे नहीं आ रहे हैं, एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, और इकोनॉमिक गुड्स में एक्सचेंज वैल्यू है, ओके। नाउ नंबर 3, ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज वस्तु जिनका हम लंबे समय तक यूज कर सकें, दे लास्ट अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक टिकती हैं, तो उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, ड्यूरेबल, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, बाइसिकल, माइक्रोवेव एंड फ्रिज। ये सब ऐसा नहीं कि आज हम लाए और कल हमने बेच दिया या खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, ड्यूरेबल, इसलिए इन्हें कौन से गुड्स बोल रहे हैं हम, ड्यूरेबल गुड्स। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें तो ब्रेड, ब्रेड अगर 2 से 3 दिन आप घर में रखते हैं तो वो खराब हो जाएंगे,
वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट हुआ, मिल्क हुआ, ये सब क्या है? नॉन ड्यूरेबल। जो कम समय टिकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन ड्यूरेबल। और जो ज्यादा समय तक टिकने वाली चीज वस्तु है उन्हें हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। ओके। नाउ प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। याद रखिए, प्राइवेट की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? इंडिविजुअल से। किससे? इंडिविजुअल। ओके। और पब्लिक की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट में वो आ जाता है और इंडिविजुअल में कोई एक आता है। ठीक है। तो गुड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स बेस्ड ऑन देयर ऑनरशिप एंड नेचर ऑफ यूज। आपका खुद का घर है तो वो किस में आ जाएगा? प्राइवेट में। आपके घर के अंदर जो भी चीज वस्तु हैं वो आपकी हैं तो ये किस में आ जाएगा? प्राइवेट में। कोई फैक्ट्री है और किसी इंडिविजुअल की मालिकी की है तो क्या हो जाएगी? प्राइवेट। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं। तो आपके घर के अंदर जितनी भी चीज वस्तुएं हैं वो कैसी हैं? आपकी हैं। ठीक है। किसी एक व्यक्ति की मालिकी की है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट गुड्स। लेकिन जब हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक में किसी एक व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसके साथ कई व्यक्तियों को ध्यान में लिया जाता है। जैसे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगी। गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगी? गुजरात के अंदर जितने भी यहाँ के रहवासी या निवासी हैं उन सबके लिए क्या करती है? वो काम करती है। ठीक है। तो उसकी जो भी फैसिलिटी है वहाँ गुजरात में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है। ठीक है। तो वो जो भी चीज वस्तु प्रदान करेगी या जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगी या सप्लाई करेगी वो किस में आ जाएगा? पब्लिक गुड में। लेकिन आप अपने पैसे से इंडिविजुअली खुद के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा? प्राइवेट गुड्स में। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की। ठीक है। नाउ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। क्या होता है ये? तो कंज्यूमर गुड की हम बात करें तो गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। ऐसी चीज वस्तु जिसका डायरेक्ट कंजप्शन किया जा सके। सपोज यहाँ आपको मैंने एक पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है। इस पिक्चर में एक मॉल की पिक्चर दिख रही है, आपको एक लाइन दिख रही है। इस लाइन में बहुत सारी चीज वस्तुओं को अरेंज करके रखा गया है। अब जो चाहे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये किसकी गुड्स हुई? कंज्यूमर की, आपकी गुड्स हुई है। ठीक है। आपकी चीज वस्तु हुई है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें प्रोड्यूसर्स गुड्स की तो इसमें क्या होता है? कोई भी कंपनी कोई एक प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती है। ठीक है। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो मोबाइल एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर नहीं होता है, उसके पार्ट्स अलग अलग जगहों से आते हैं। ठीक है। अब अलग अलग जगहों से पार्ट्स आते हैं तो वो अलग अलग कंपनीज को क्या किए जाते हैं? सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स गुड्स। अब ये प्रोड्यूसर गुड्स को हम डिटेल में समझे तो प्रोड्यूसर्स गुड्स आर नॉट यूज्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली। ये गुड्स को कंज्यूमर डायरेक्टली यूज नहीं करता है। दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स, कॉल, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो जिन चीज वस्तुओं को कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स गुड्स। लेकिन ये दूसरे लोगों के पास वाया वाया होके अगर कोई चीज बन रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स गुड्स। ठीक है। नाउ वेल्थ एंड वेलफेयर। इसे डिटेल में समझने से पहले इनके हिंदी वर्ड में आपको बता दूं। वेल्थ होता है आपकी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी।
किस में आ गया वो? वेल्थ में। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण या विकास करना। ठीक है, ये दो वर्ड का अगर मतलब आप समझ गए तो फिर आपको आगे ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नाउ व्हाट इज वेल्थ एंड वेलफेयर? तो the concept of wealth and welfare frequently appear in economic discussion and are very important in economics and hence must be clearly understood at this stage. Now, in detail, we will learn about wealth and welfare. Wealth क्या है? तो wealth की जब भी हम नाम लेंगे तो एक नाम आप हमेशा याद रखना, अल्फ्रेड मार्शल का। इकोनॉमिक्स में ये जो वेल्थ है ये अल्फ्रेड मार्शल के आइडिया से आई हुई है। वेल्थ इज समथिंग which is useful, scarce, capable of getting exchanged and can be owned by somebody. वेल्थ क्या है? तो जिसे हम एक्सचेंज कर सके और उसे ओन कर सके। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, कैसा होता है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं लक्षण। इट शुड possess the characteristics of usefulness. वेल्थ की हम बात करें तो उसका कुछ यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, यूजफुलनेस होती है। इट शुड बी स्कैर्स। इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, वो हमारे सामने होनी चाहिए, दिखती हुई होनी चाहिए। वेल्थ कॉन्स्टिट्यूट गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज, जिन्हें हम एक्सचेंज कर सकें। ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक टिके, ऐसी होनी चाहिए। ओके। टाइप्स ऑफ वेल्थ, अगर वेल्थ के हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स दिए गए हैं। ये 2 टाइप्स में हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे इंडिविजुअल वेल्थ, सोशल वेल्थ, नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति का, तो वो क्या हुआ? इंडिविजुअल। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मालिकी किसकी हो? किसी एक व्यक्ति की हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल वेल्थ। वेल्थ में आपका मकान भी आ सकता है, पैसे भी आ सकते हैं, और भी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सब किस में आ जाएगा? आपके वेल्थ में आ जाएगा। ओके। सोशल वेल्थ, जिसकी मालिकी किसकी हो? गवर्नमेंट की हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सोशल वेल्थ। यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की मालिकी होती नहीं है। ओके। नेक्स्ट, नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ क्या है? तो कोई भी कंट्री के अंदर रिवर है या माउंटेन्स है या कोई भी स्क्रिप्चर है, जैसे रामायण हुआ या महाभारत, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? किसी कंट्री के अंदर है। ठीक है, तो वो क्या है? उस कंट्री की नेशनल वेल्थ। बिलोंगिंग टू अ नेशन एंड possessed एंड treasured by a nation is called national wealth. इंटरनेशनल वेल्थ की हम बात करें, संपत्ति की बात करें, तो वेल्थ बिलोंगिंग टू द अर्थ एंड ट्रेजर्ड बाय ऑल नेशंस विच इज पॉसिबल टू डेवलप फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल इज कॉल्ड इंटरनेशनल वेल्थ। इंटरनेशनल क्या है? ओशियंस की हम बात करें, सागर या महासागर की, तो ये किसी एक कंट्री की मालिकी में नहीं आते। इनके जो बॉर्डर्स हैं वो अलग अलग कंट्री से लगे हुए हैं, या ओशियन किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज इसके आसपास हैं। तो ये कैसी वेल्थ हुई? इंटरनेशनल वेल्थ। ओके, यहाँ पे हम किसी एक कंट्री की नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और नेशनल की जब भी हम बात करेंगे तो किसी एक कंट्री की बात करेंगे। ओके। नाउ वेलफेयर। वेलफेयर का जो काम है वो अक्सर किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कौन करता है? गवर्नमेंट। ओके।
तो वेलफेयर मीन्स एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज यूज्ड बाय ऑल फिलोसॉफीज फ्रॉम स्पिरिचुअल साइंस टू इकोनॉमिक्स. कोई अगर जॉबलेस है तो उसे जॉब प्रोवाइड करना, किसी के पास अगर घर नहीं है तो उसे घर की सुविधा देना, लोगों को काम देना, ठीक है, उनकी इनकम का मेजरमेंट करना या टैक्स कलेक्ट करना, ये सब किस में आ जाता है? वेलफेयर में आ जाता है, जिसमें लोगों को ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, तो लोगों को ध्यान में जब रखा जाता है और ध्यान में रख के जब काम किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेलफेयर. ओके, वेलफेयर के को अगर हम समझें तो जैसे मेडिकल फैसिलिटी हुई, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हुए जिसमें वैक्सीनेशन करवाना. अभी आप जानते हैं हाल के टाइम में क्या कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो वैक्सीन से रिलेटेड काम चल रहा है. तो वैक्सीन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जाएगी, किसके लिए बनाई जाएगी कि हर एक व्यक्ति तक वो मैक्सिमम पहुंच सके. तो जब हर एक व्यक्ति को ध्यान में लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा वेलफेयर. ओके, वेल्थ और वेलफेयर के बीच में रिलेशन क्या है? आप काम कब कर सकोगे, वेलफेयर कब कर सकोगे? जब आपके पास पैसा होगा तब. ठीक है, तो वेल्थ और वेलफेयर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. पैसे, वेल्थ के बिना वेलफेयर नहीं हो सकता और वेलफेयर वेल्थ के बिना नहीं हो सकता. ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. वेलफेयर इज द वेल बीइंग और satisfaction enjoyed by the society, which is actually determined to great extent by wealth of the nation. Wealth generally hikes up our level of welfare, although both of them are two completely different concept. दोनों का कॉन्सेप्ट कैसा है? अलग अलग है, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जुड़े हुए कैसे हैं? वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या? कोई भी चीज जब हम तक आती है तो वो रेडीमेड ऐसे तैयार ही नहीं होती, उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, उसे प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है. तो जब उसे बनाया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. अब प्रोडक्शन कैसे होता है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स which satisfy human wants is called productions. जैसे when wood is converted into chairs which are demanded by customers, for satisfaction of their then wants, the utility of wood increase and this process of conversion is called production. जैसे कुर्सी जब हमारे पास आती है तो वो बन के आती है हमारे पास. ठीक है, लकड़ी से उसे बनाया जाता है. अब ये बनाने वाली जो प्रोसेस है उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. प्रोडक्शन को अब समझने के लिए हम इसके फैक्टर्स की बात करेंगे. तो इसके टोटल 4 फैक्टर्स हैं. पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर. Factors of production are the inputs needed in a process of conversion or production of goods and services. हमें प्रोडक्शन करना हो तो हमें इन चारों चीज़ों की क्या होती है? ज़रूरत होती है, तभी हम क्या कर पाएंगे? प्रोडक्शन कर पाएंगे. ओके, इसको लैपटॉप पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ ढंग से, ठीक है, आप समझ जाना. Okay, so total how many factors are given here? 4. First land, second labor, third capital and fourth entrepreneur. अब ये है क्या? तो लैंड की हम बात करें तो नेचुरल
रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। लैंड कैसा है? नेचुरल रिसोर्सेज, जमीन, लेबर, काम करने वाले लोग, द ह्यूमन इनपुट्स एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल, अब प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल किससे जुड़ा हुआ है? पैसे से, पूंजी। ओके। गुड्स यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ओके। नंबर 4, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क। एंटरप्रेन्योर मतलब जो इन तीनों चीजों को क्या कर रहा है? संभाल रहा है। वो किस में आ गया? एंटरप्रेन्योर में आ जाता है। ठीक है। तो जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो टोटल 4 फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। 4 फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, अब हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट ट्रेड साइकिल। यहाँ अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी राय दी है। उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज ट्रेड साइकिल? तो अकॉर्डिंग टू हैबरलो, trade cycle is an interval that embraces alternating periods of prosperity, good times and bad time, depression. इनके हिसाब से ट्रेड साइकिल क्या है? एक ऐसा सर्कल है जो ट्रेड में क्या क्रिएट कर रहा है? गुड टाइम और बैड टाइम, प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। हॉट रे की हम बात करें तो ये क्या कह रहे हैं? ट्रेड साइकिल आर कंटिन्यूअस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस इन द इकोनॉमी। ये क्या बोल रहे हैं? क्या है ट्रेड साइकिल? तो गुड और बैड जो चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, उसका क्या है? एक फेस है। ओके, डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेड साइकिल। क्या है ट्रेड साइकिल? तो दे डिपिक्ट डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या आ रहे हैं? उसकी वजह से डायनामिक चेंजेस। They depict the positive and negative changes in the economy. These arise because of several factors. अलग अलग बहुत सारे factors की वजह से ये changes आ रहे हैं। Trade cycles have various phases and each phase does not last for uniform period. ये phase change होता है, कोई भी phase हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें change आते ही हैं। अब ये चेंज कौन से आ रहे हैं? तो इरेगुलर चेंज, सीजनल चेंज, लॉन्ग रन रेगुलर चेंज एंड साइक्लिकल चेंज। ओके, तो ये 4 तरह के चेंजेस आ रहे हैं किसमें? ट्रेड साइकिल में। नेचर ऑफ ट्रेड साइकिल, इसका नेचर क्या है? तो इसके नेचर की हम बात करें तो टेक्स्ट बुक में आपको फर्स्ट जो पॉइंट दिया है वो दिया है बूम, नंबर 2 रिसेशन, नंबर 3 डिप्रेशन एंड नंबर 4 रिकवरी। ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में पॉइंट वाइज दिया गया है। अब जब मार्केट में सिचुएशन एकदम एक्सट्रीम पीक पर हो, ठीक है, एक्सट्रीम पीक पर, जैसे ये लाइन जा रही है कैसे? ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? बूम। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, सब कुछ अपने एकदम पीक पर हो, तो वो सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? बूम। ठीक है, अब सब कुछ पीक में होने के बाद जब मार्केट थोड़ा डाउन होने लगता है, तो जब थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिसेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा डाउन हुआ तो उसे हमने किस नाम से जाना? रिसेशन के नाम से जाना। थोड़ा डाउन होने के बाद बहुत सारे आइडियाज लगाने के बाद भी या कोशिश करने के बाद भी मार्केट फिर से उठ नहीं पा रहा है,
तो नहीं उठ पाने के बाद वो एकदम डाउन हो जाता है, तो वो सिचुएशन हमारे लिए क्या होती है, उसे हम किस नाम से जानेंगे, डिप्रेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो मार्केट जब एकदम डाउन होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, डिप्रेशन के नाम से। और जब वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होता है, पीक पर होता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, बूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बूम और डिप्रेशन के बीच की जो सिचुएशन होती है, ना एकदम पीक पर ना एकदम नीचे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिसेशन। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानेंगे, रिसेशन के नाम से जानेंगे। अब बूम देख लिया हमने, रिसेशन देख लिया और डिप्रेशन देख लिया। अब मार्केट एकदम डाउन है, तो डाउन मार्केट को हमें फिर से उठाने के लिए हम जो कोशिशें करेंगे, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे, रिकवरी के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब रिकवरी में बहुत सारे आइडियाज लगाए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी ट्राई करती है, गवर्नमेंट may try to boost investment and employment, and certain times technological changes happen in the long run. This leads to a recovery of demand, employment and investment. अब उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाएगा, डिमांड की रिकवरी की जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो सिचुएशन क्या आएगी, रिकवरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो फिर से मार्केट में क्या आएगा, अब ये सारे आइडियाज़ लगाए, आइडियाज़ लगाने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाता है, बूम की सिचुएशन आती है, फिर थोड़ा नीचे आता है, रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर डिप्रेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रिकवरी की जाती है। तो ये फेस कैसा है, चलता रहता है। तो ये जो फेस चलता रहता है कंटिन्यू, अलग अलग इसमें फेजेस आ रहे हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेड साइकिल के नाम से हम इस फेज को जानते हैं। ठीक है, थैंक यू, एंड योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस lie in you, always remember that. Okay, thank you. If you still have any doubt or query, kindly just leave a message without any hesitation. Okay, thank you.